friends, welcome to Study NCERT. So guys, we were continuing our chapter 1 Constitution Why and How of class 11 Political Science. So guys, our next topic is procedures. अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो डिबेट्स हो रही थी उनके अंदर देखिए कैसे जो भी मतलब जो भी सिस्टम था, जो भी प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसेस हुए, वो जो है हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। देखिए क्या था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको 8 कमिटीज़ में जो है डिवाइड कर दिया गया था। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर डिबेट करने के लिए उनको 8 कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया था, जिनके जो लीडर्स थे, जिनके जो हम कहें वो थे लीडर्स जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, ठीक है। तो ये जो थे ये इन 8 कमेटीज़ के लीडर्स थे। अब क्या होता था कि कई बार ये जो मेंबर्स थे ये एक दूसरे के साथ कई बार क्या था कि एग्री भी नहीं करते थे। जैसे कि BR अम्बेडकर और कांग्रेस और गांधी जी, इनकी कभी बने ही नहीं, क्योंकि BR अम्बेडकर सोचते थे कि जो कांग्रेस है और जो गांधी जी हैं वो क्या है कि शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए उनके लिए कुछ भी कर ही नहीं रहे हैं। और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में भी कई बार डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं काफ़ी इश्यूज़ को लेकर। लेकिन देखिए इसके बावजूद भी क्या है, ये सभी इकट्ठा ही काम करते थे, इकट्ठा इन्होंने जो भी अपनी डिसएग्रीमेंट्स थी उनको असेंबली में रखा और इनके ऊपर डिबेट्स हुई, ठीक है। और क्या है कि हर एक जो कंट्री के पूरे इंटरेस्ट को जो था इन्होंने रखा सामने। मतलब एक पर्टिकुलर जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मान लीजिए रिप्रेजेंट करते थे, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते थे बल्कि पूरी कंट्री को लेकर चलते थे, बिकॉज उस टाइम में पूरी कंट्री ही ब्रिटिशर्स के अंडर थी, ठीक है। तो देखिए क्या होता था कि हमेशा यही कोशिश की जाती थी कि लोग जो हैं वो मतलब पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट हैं उन्हीं को मतलब क्या है ध्यान में ना रखें, बल्कि पूरी कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। तो हर एक जो डिबेट होती थी, हर एक जो आर्गुमेंट होता था उसको पूरे केयर के साथ, पूरे ध्यान से जो है रिस्पॉन्ड किया जाता था। सो गाइज, अब जो ये असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये 166 डेज तक जो है ये मिली थी बेसिकली, जो कि 2 years and 11 months के ऊपर, मतलब 2 साल और 11 महीनों के अंदर ये एक 166 डेज़ के लिए जो है थी इन्होंने मीटिंग की थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हम 3 years ही कह सकते हैं। और ये जितनी भी जो डिस्कशंस होती थी, जितनी भी जो ये सेशंस होते थे, ये लोगों को भी मतलब पूरी तरह क्या थे, अकाउंटेबल थी। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, प्रेस को भी इनके बारे में बताया गया था। सेशन सारे ओपन थे प्रेस के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। सो गाइज, यू कैन सी हेयर दैट these are the members of the constituent assembly and this is the constituent assembly. So our next topic is inheritance of the nationalist movement. देखिए हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स जो थे, जब वो रूल कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स जो हैं आपने सुनी होंगी, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गाइज ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, इन्होंने क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। तो क्या है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या है कि सिर्फ एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसी का ही कोई प्रोडक्ट नहीं होता। देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, लेकिन ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने ऐसे ही बना दी थी। उसके पीछे जो मकसद था वो तो, उसके पीछे जो रीज़न था वो था नेशनलिस्ट मूवमेंट, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से क्या है असेंबली बनाई गई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ। सो गाइज, अब देखिए जो नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज की गई थी, अब लोगों के द्वारा क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी, बिकॉज इसके पीछे कुछ मकसद था। क्योंकि लोग जो थे वो अब पूरी तरह ओप्रेस हो चुके थे, पूरी तरह क्या हो चुके थे, अब नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स जिस तरह रूल कर रहे हैं वो अब चलना चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जिस तरह रूल कर रहे हैं वो अब चलना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से क्या है कुछ क्वेश्चंस जो है लोगों के मन में थे, और आगे चलकर इन क्वेश्चंस को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह मिली, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ठीक है। कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस होंगे, ये सब जो बातें हैं उस टाइम में जो लोग थे उनके मन में थी। और साथ ही साथ बाद में आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बातें रखी भी गई, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है कि उसमें सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं है,
मैं ये नहीं है कि सिर्फ रूल्स दे रखे हैं कि उनके अकॉर्डिंग वर्क करना, बल्कि एक मोरल कमिटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक मोरल कमिटमेंट है कि एक ऐसी गवर्नमेंट हमने इस्टेब्लिश करनी है कि लोगों के वो सारे प्रोमिस पूरे करे जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में लोगों से प्रॉमिस किए गए थे। अब देखिए, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने लोगों से कुछ प्रोमिस किए थे कि हम ऐसा करेंगे, गवर्नमेंट ऐसी बन जाएगी, फिर आपके सारे जो दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से नहीं बनाया गया था कि उसमें कुछ रूल्स बना दिए चलो भाई ठीक है, नहीं। उन लोगों को मॉरल एक जो प्रोमिस जो लीडर्स ने किए थे नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान, उनको प्रॉमिस करना, उनके जो प्रॉमिस उनको फुलफिल करना, और वो फुलफिल कौन करेगी? ये गवर्नमेंट फुलफिल करेगी, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसके अंदर जो सबसे जो प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं जो आए, दैट वर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये क्या थे? कुछ एम्स थे, ठीक है। ये कुछ एम्स थे जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 1946 के अंदर जो है असेंबली में जो थे वो जो थे पेश किए थे, ठीक है। और ये जो एम्स थे इन्हीं इन्हीं को ही देखकर जो है आगे चलकर क्या है और जो रूल्स थे वो बनाए गए। मेन जो बातें थी वो यही थी कि कंट्री ऐसी होनी चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे, इन्हीं की वजह से क्या है, कंट्री में इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो भी बातें हैं, वो इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को देखकर ही जो है बनाई गई थी, ठीक है। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के अंदर क्या दिया गया था? दैट इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट, सोवरेन एंड रिपब्लिक। India shall be a union of the erstwhile British Indian territories, Indian states and other parts outside British India and Indian state as are willing to be part of the union। देखिए बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको इसमें बता देती हूँ। क्या था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में था कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगी, सोवरेन बॉडी होगी और रिपब्लिक बॉडी होगी। तो सोवरेन का मतलब कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, रिपब्लिक का मतलब जो हेड होगा वो कौन होगा? एक इलेक्टेड बॉडी होगी जिनको पीपल इलेक्ट जो है उनको जो है इलेक्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ इंडिया क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होंगे, और कुछ स्टेट्स जो कि इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं वो भी इंडिया के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो टेरिटरीज हैं उनको उनकी पावर्स दे दी जाएंगी। जैसे कि हमारे स्टेट्स हैं उनके पास पावर्स हैं, ठीक है, वहाँ की खुद की गवर्नमेंट है, खुद का वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके साथ साथ जो अब और इसके साथ साथ क्या था कि जो पावर होगी गवर्नमेंट की वो लोगों के द्वारा जो है गवर्नमेंट रूल कर सकती है। देखिए हम क्या करते हैं, खुद हम हमारी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, और जो पीपल हैं इंडिया के उनको क्या है काफ़ी सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर जो बैकवर्ड पीपल हैं उनको क्या है हेल्प दी जाएगी। इसके साथ साथ इंडिया क्या करेगा कि हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा उन चीज़ों में, उन बातों में जो कि वर्ल्ड पीस को प्रमोट करती हैं। देखिए ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के जो मेन पॉइंट्स हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, मैंने यहाँ पर राइट नहीं किए हैं। So guys, in this video only up to here. In next video we will complete our chapter. Thanks for watching guys.